जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सर आप सभी लोगों का हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन बनता कैसे है। अभी आप लोगों को पता होगा कि कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर एक रसिया कंट्री ने, जहां के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक तैयारी की है, एक वैक्सीन को तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि क्या भारत जैसा देश रसिया से वैक्सीन को खरीदेगा या फिर क्या भारत खुद इसकी तैयारी कर रहा है अपने रसिया के कंपैरिजन में अपने वैक्सीन को बनाने की। अगर भारत अपना वैक्सीन तैयार कर रहा है तो वो किस स्टेज पर पहुंचा है, किस चरण पर पहुंचा है। क्या दूसरे देश जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, ये क्या दूसरे देश वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो कौन से स्टेज पे पहुंचे और किस हद तक सही है जो रसिया ने अपना कोरोना वैक्सीन तैयार किया हुआ है, उसके बारे में सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मेडिसिन और वैक्सीन में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड वैक्सीन। मेडिसिन का मतलब होता है दवा या ड्रग्स समझ लो, और वैक्सीन का मतलब होता है टीका। होता क्या है, जैसे मेडिसिन होता है, अगर आपको रोग हो गया है तो उस रोग को ठीक करने के लिए या आपका रोग प्रतिकारक क्षमता घट गई है तो उसको फिर से मेंटेन करने के लिए हम जो दवा लेते हैं वो मेडिसिन के साइड आता है। और वैक्सीन क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको शुरू में ही टीका दे दिया जाता है पोलियो का। उसको पोलियो तो हुआ नहीं रहता है, लेकिन पहले से पोलियो का टीका दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या कि अगर किसी को रोग नहीं है उसको दिया जाए कोई चीज, और वो भी लिक्विड फॉर्म में, तो इंजेक्शन के द्वारा या बॉडी में इंजेक्ट कराया जाए, तो क्या होगा, आने वाले समय में उसको रोग नहीं होगा। उसको बोलते हैं वैक्सीन। मतलब वैक्सीन ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसको वो संक्रमित नहीं है या किसी को वायरस से ग्रसित नहीं है, उसको वैक्सीन दिया जाता है। और मेडिसिन ये होता है कि कोई ग्रसित है पहले से तो उसको मेडिसिन देकर ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन का विकास तभी हो सकता है जब वैक्सीन का विकास हुआ हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग किसी भी चीज की होती है वो वैक्सीन से होती है। अगर वैक्सीन का विकास हो चुका है तो उसके आगे एडवांस रिसर्च करते हुए उसके मेडिसिन की भी खोज की जा सकती है। दूसरी चीज जो होती है वैक्सीन। वैक्सीन कितने प्रकार की होती है, तो वैक्सीन दो प्रकार की होती है। वैक्सीन का मतलब टीका होता है। आप लोगों ने सुना होगा टीकाकरण करवाना है, पोलियो का टीका होता है, दूसरे बहुत सारे रोगों का भी टीका होता है, तो टीकाकरण लोग करवाते हैं। तो वैक्सीन दो प्रकार की होती है, एक होता है एटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरा होता है इनएक्टिव वैक्सीन। ठीक है, तो एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है कि इसमें जो वायरस इंजेक्ट कराया जाता है बॉडी में, वो वायरस लाइव वायरस रहता है, जिंदा वायरस रहता है। ठीक है, और इनएक्टिव में क्या होता है, जो वायरस बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है वो डेड वायरस रहता है। डेड वायरस यानी मरा हुआ वायरस रहता है। ठीक है, एटेन्यूएटेड जो होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी में वायरस जो है इंजेक्ट कराया गया है, वो लाइव वायरस इंजेक्ट कराया गया है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके बॉडी पर साइड इफेक्ट भी हो सकता है। दूसरा जो इनएक्टिव होता है, ये क्या हुआ, ऑलरेडी डेड वायरस होते हैं, तो ये हमारे बॉडी को दूसरे किसी साइड इफेक्ट की प्रभावित होने से बचाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए एटेन्यूएटेड और इनएक्टिव वायरस में, भले एटेन्यूएटेड रिस्की है लेकिन इसका असर ज्यादा है, और इनएक्टिव में क्या है, इसका असर कम है। हाँ, साइड इफेक्ट के मामले में एटेन्यूएटेड ज्यादा रिस्की है और इनएक्टिव ज्यादा रिस्की नहीं है। बात करते हैं कि कौन से प्रिंसिपल पर वैक्सीन बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, कमजोर वायरस को हमारे बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। जो भी वायरस की वजह से आप संक्रमित हो, उसी वायरस से संबंधित कमजोर वायरस को आपके बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसके हिसाब से वर्क करने लगती है। तो कमजोर वायरस अगर हमारे बॉडी में इंजेक्ट कराया जाएगा कंटिन्यूअस कुछ पर्टिकुलर समय तक, तो क्या होगा, हमारे बॉडी को उस कमजोर वायरस की आदत पड़ेगी, तो संक्रमण भी उसी तरीके से होगा, हमारा बॉडी भी वर्क उसी तरीके से करेगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी उसी तरीके से वर्क करेगा। तो इसी सिस्टम पे जो है वैक्सीन तैयार किया जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वैक्सीन बनाने का प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ पे मैंने 7 स्टेप लिखे हैं। रिसर्च क्या होता है कि अगर कोई भी वायरस की वजह से नया रोग फैला है, जैसे अभी आप देख लो कोविड-19 की मैं बात करूं, कोरोना की, तो उसके ऊपर पहले रिसर्च किया गया है। तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि हम किस तरह से वैक्सीन तैयार करेंगे। दूसरा स्टेप होता है प्री क्लिनिकल टेस्ट। प्री क्लिनिकल टेस्ट में क्या होता है कि वैक्सीन को आपने मान लो रिसर्च करके तैयार कर लिया, तो उसको एनिमल पर टेस्ट किया जाता है, जैसे बंदर पर टेस्ट किया जाता है, चूहे पर टेस्ट किया जाता है, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल टेस्ट। ये टेस्ट होने के बाद क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल जो है ह्यूमन के ऊपर किया जाता है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन पर 3 फेज में किया जाता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। कैसे किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल? फेज 1 में क्या होता है, लगभग 100 व्यक्तियों के ऊपर एक क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है किसी भी वैक्सीन का, और उसमें चेक किया जाता है कि कोई साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद
फेज 2 में क्या होता है, जो इस वैक्सीन आपको दिया गया है या जो भी पर्सन को वैक्सीन दिया गया है उसके वर्किंग स्किल्स को या वर्किंग सिस्टम को चेक किया जाता है कि वो कितने समय के बाद काम करना शुरू कर रहा है, या इम्यूनिटी सिस्टम को किस रेट से इंक्रीज कर रहा है या इम्यूनिटी सिस्टम को डिक्रीज कर रहा है, उसका वर्किंग कैसे है, ये फेज 2 में चेक किया जाता है। उसके बाद फाइनल स्टेज आता है फेज 3। फेज 3 में क्या होता है, 15,000 से 20,000 लोगों को वही वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन फेज 3 तभी आप कर सकते हो जब फेज 1 और फेज 2 में आप पास हो चुके हो या क्लियर कर चुके हो अपने वैक्सीन को लेकर। तो फेज 3 में 15,000 से 20,000 लोगों को वैक्सीन दिया जाता है और वहां पर इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है उस रिजल्ट के हिसाब से ही फिर वैक्सीन का आगे का काम होता है। तो जब ये काम हो जाता है, फेज 1 पास हो गया, फेज 2 पास हो गया, फेज 3 पास हो गया, तब इसके अप्रूवल की बारी आती है, क्योंकि अप्रूवल लेना जरूरी है। आप मान लो कोई जैसे शिक्षा पद्धति होती है, आप कोई कॉलेज चलाना चाहते हो तो उसमें यूजीसी का अप्रूवल लेना पड़ता है, AICTE का अप्रूवल लेना पड़ता है। वैसे ही वैक्सीन बना है तो उसका भी अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल लेने के लिए कुछ एजेंसियां होती है। अगर मैं बात करूं, आप सिर्फ इंडिया लेवल पर अप्रूवल लेना चाहते हैं तो जो DOC एजेंसी है वो आपको अप्रूवल देगी, वो आपको अथॉरिटी देगी कि आप इस वैक्सीन का काम आगे बढ़ा सकते हो। अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप उस वैक्सीन के लिए अप्रूवल लेना चाहते हो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर, तो आपको WHO से अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी है वो आपको अथॉरिटी देगी कि आप अपना जो वैक्सीन है वो आगे का काम बढ़ा सकते हो। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो ये मैन्युफैक्चरर यहाँ से अगर अप्रूवल मिल जाएगा आपको वैक्सीन का तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो अपने वैक्सीन का। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो साइंटिस्ट है वो अपना वैक्सीन बनाया है लेकिन वो मैन्युफैक्चर तो नहीं करेगा ना। मैन्युफैक्चर करने के लिए वो किसी प्राइवेट कंपनी को हायर करेगा या उस कंट्री के पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंपनी चला रही है उस कंपनी को हायर करेगा। तो मैन्युफैक्चरर जैसे इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। कोई भी अगर नई वैक्सीन भारत में आती है, भारत में नई वैक्सीन का निर्माण होता है तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो सूरत सीरम इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर करती है अगर कोई नया वैक्सीन आता है तो, ठीक है। फिर इसके बाद 6 नंबर पे आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना होता है कि अगर कोई भी वैक्सीन आपने बना ली तो जैसे ही मार्केट में पता चलता है कि नई वैक्सीन आ चुकी है तो लोग कालाबाजारी करने लगते हैं। कालाबाजारी मतलब क्या, कि डुप्लीकेट वैक्सीन बनाकर मार्केट में बेचने लगते हैं और बोलते हैं कि ये कोरोना का वैक्सीन है, बहुत महंगे भाव में बेचने लगते हैं, संग्रहखोरी करने लगते हैं। ये सारी चीजों की वजह से क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना पड़ता है। और जो भी वैक्सीन होता है उसके ऊपर कुछ एजेंडाज लिखे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। उस इन्फॉर्मेशन में बताया होता है कि रियलिटी क्या है। अगर उस रियलिटी का कोई कॉपीराइट इस तरह से है क्योंकि जो है वो उसको अप्रूवल करा लिया गया है तो गवर्नमेंट ने या जिस भी देश का वैक्सीन है वो गवर्नमेंट उस चीज को दूसरे कोई और कॉपी ना कर सके, इसकी अथॉरिटी देती है। तो कोई भी कॉपी करेगा तो क्वालिटी कंट्रोल आपको मेंटेन रखना है जिससे कालाबाजारी ना हो। ये सारे स्टेपों को ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन को निर्माण किया जाता है, एक वैक्सीन को बनाया जाता है, यही इसका स्टेप है। इसके बाद देखो अभी रसिया में जो वैक्सीन बना उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी थी। रसिया में जो वैक्सीन बनाया गया उसमें पारदर्शिता नहीं दिखाया गया और इसीलिए बहुत सारे सवाल उठाए गए कि रसिया में जो वैक्सीन बना है वो पूरी तरीके से सच नहीं है और सच्चाई की कोई पुष्टि भी नहीं कर रहा है। तो रसिया में जो कोरोना वैक्सीन बनाया उसमें पारदर्शिता नहीं है। अब जैसे मैं कोविड-19 की बात करूं, रसिया ने कैसे बनाया उसकी मैं बात कर रहा हूं। कोविड-19 मतलब क्या है कि कोरोना वायरस डिसीज 19 का जो वायरस है वो वायरस का नाम है कोविड-19। तो कोविड-19 जो सिर्फ एक सिंगल कोरोना नहीं है, कोरोना का एक ग्रुप है। जैसे मैं बोलूं कि एक फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मेल कैंडिडेट भी है, फीमेल कैंडिडेट भी है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत वीक है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। इसी तरीके से जैसे ग्रुप ऑफ मेंबर का एक फैमिली होता है वैसे ही बहुत सारे कोरोना का अलग अलग टाइप के कोरोना मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जो कोविड-19 है, ठीक है। अब कोविड-19 में जैसे देखो एक जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 नाम का जो वायरस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो ये और दूसरा एक होता है मार्स। तो एक्चुअली में क्या है, ये वाला जो वर्क कर रहा है SARS-CoV-2 ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर इसको ध्यान में रखकर कोविड-19 का वैक्सीन बनाया जाता तो ये सभी लोगों पर असर करता या आपके इम्यून सिस्टम को या हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता जिससे कोविड-19 का वायरस हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करता। लेकिन हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि अभी इस वायरस की अच्छी तरीके से रिसर्च ही नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद मार्स ये भी जो है कोविड-19 के कोरोना के ग्रुप में से एक छोटा सा वायरस है। तो ये क्या है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये मिडल ईस्ट के जो देश हैं वहां पर लगभग 10 साल पहले इसने बहुत महामारी मचाई थी, ये मार्स वाले वायरस ने। अब कोरोना वायरस कैसा है, अगर आपको सर्दी खांसी भी हुई है ना तो भी कोरोना है, लेकिन वो रियल कोरोना नहीं, मतलब कोविड-19 के ग्रुप का कोई हल्का फुल्का कोरोना है जो आपको बहुत ज्यादा असर नहीं पहुंचाता है। इसीलिए कभी भी देखो चेकअप करवाने जाओ तो आपको सर्दी खांसी रहता है तो भी आप लोगों को एडमिट कर लिया जाता है, आप लोगों को आइसोलेशन कर दिया जाता है ना, आपको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, यही रीजन है। तो ये मार्स है। अब अच्छा एक एडोनो वायरस होता है। एडोनो वायरस जो है मार्स वायरस का बिल्कुल कॉपी वायरस है, बिल्कुल दिखने में वैसा ही दिखता है
कैसे ये है अलग, लेकिन इसका जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है ना, डीएनए स्ट्रक्चर वो बिल्कुल किसके जैसा है, ग्रुप ऑफ कोरोना में जो मार्स वाला कोरोना है बिल्कुल उसके जैसा दिखने में लगता है, जो मिडल ईस्ट में 10 साल पहले की बात है, मिडल ईस्ट वाले कंट्रियों में बहुत ज्यादा कोहराम मचाया हुआ था। तो क्या किया रसिया वालों ने, क्या किया कि एडोनो वायरस जो है उसके डीएनए की कॉपी करके मार्स वाले डीएनए के साथ मैच करके क्या किया, इन लोगों ने इसका वैक्सीन बनाया, एडोनो वायरस का वैक्सीन बनाया और बोला कि ये जो कोविड-19 अभी चल रहा है मार्केट में उसका वायरस है। इस तरह से इन लोगों ने ये बनाया, तो इससे क्या हुआ, इनकी आलोचना होने लगी। मतलब लोग क्या करने लगे कि आलोचना करने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया या ये गलत है, जो भी हो। तो एक्यूरेट वैक्सीन नहीं बनाया इन लोगों ने। वैक्सीन एक्चुअल में बनाना चाहिए था SARS-CoV-2 के लिए, लेकिन इन लोगों ने वैक्सीन किसका बनाया, एडोनो वायरस के लिए, जिसके डीएनए को कॉपी करके बनाया इन लोगों ने। तो ये एक्यूरेट वैक्सीन तो हुआ नहीं। जब एक्यूरेट वैक्सीन नहीं हुआ और किसी को सच में कोविड-19 से कोई पीड़ित है, SARS-CoV-2 उसको असर कर चुका है, तो ऐसे लोगों को तो ये असर ही नहीं करेगा। तो अभी मैं बात करूं, जैसे ये 2 साल तक इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, ये वैक्सीन जो है 2 साल तक इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। और ये जो है बहुत सालों पहले एडोनो वायरस जो है चिंपैंजी में पहले पाया जाता था, तो चिंपैंजी भी कोरोना से ग्रसित होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो प्राणी है उनको कोरोना ग्रसित नहीं करता होगा, लेकिन ये जो सार्स है, जो कोविड-19 के ग्रुप का एक मेंबर है, या फिर मार्स है, ये सारे लोग नहीं असर करते। कौन असर कर रहा है, ये जो एडोनो है, एडोनो वायरस चिंपैंजी में पाया गया था, ऐसे रिसर्च से पता चला था। ठीक है, अब बात आती है वैक्सीन ट्रायल की। अगर वैक्सीन बन जाता है या रसिया ने जो भी कर लिया, उसके बाद ट्रायल होता है कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो जब रसिया ने ट्रायल किया, वैक्सीन का ट्रायल किया, तो फेज 1 का जो ट्रायल हुआ वो 7 जून को हुआ था। 7 जून को हुआ था फेज 1 का ट्रायल, जो 76 लोगों के ऊपर किया गया था। तो 7 जून को जब ट्रायल हुआ था फेज 1 का, उसमें जो डोज दिया गया, पहला डोज, वो लिक्विड के फॉर्म में भी दिया गया, पाउडर के फॉर्म में भी दिया। लिक्विड के फॉर्म में उनको इंजेक्शन के द्वारा दिया गया और पाउडर के फॉर्म में उनको बाई माउथ अंदर इंजेक्ट कराया गया। फिर फेज 2 में ट्रायल हुआ वैक्सीन का, जो 13 जुलाई को हुआ। 13 जुलाई को जब फेज 2 में ट्रायल हुआ तो इसका कोई रिजल्ट निकलकर नहीं आया। फिर भी अप्रूवल मिल गया इनको थर्ड फेज की तैयारी करने के लिए। जब अप्रूवल नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं आया, तो गवर्नमेंट को थर्ड फेज की तैयारी के लिए नहीं देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा दिखाया कि अच्छा रिजल्ट आया है, चल जाएगा ऐसा करके। तो फेज 2 यहाँ पर इनको अप्रूवल मिल गया कि फेज 2 के बाद आप फेज 3 की तैयारी कर सकते हो। अब फेज 3 जो है वो 3 अगस्त को हुआ। फेज 3 जो है 3 अगस्त को किया गया। 3 अगस्त में क्लिनिकल ट्रायल को सक्सेस बता दिया गया। एक साइड इनको अप्रूवल भी मिल गया और दूसरे साइड फेज 2 में क्या था, रिजल्ट नहीं था तो अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फेज 2 को रिजल्ट नहीं था फिर भी अप्रूवल, एक साइड अप्रूवल मिल गया और दूसरे साइड थर्ड फेज की तैयारी भी इन लोगों ने कर दी। तो 3 अगस्त के बाद जो है थर्ड फेज की तैयारी किया, तो 3 अगस्त को ही पता चला कि क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस हो गया। क्लिनिकल ट्रायल किस पर किया जाता है, ह्यूमन पर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो, जो रसिया ने वैक्सीन बनाया हुआ है, वो वैक्सीन का नाम इन लोगों ने रखा है स्पुतनिक 5, स्पुतनिक वी का मतलब 5, जो वैक्सीन बनाया है उसका नाम है। आपको मैं बता दूं कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जिनको बेटी को पहला डोज दिया गया था, और व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया के सामने ऐसा बोला था, जो रसिया के राष्ट्रपति हैं, कि पहला डोज मैं अपने बेटी को ही दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को ये विश्वास हो, या लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। और इस तरह से उन्होंने अपने बेटी को ये वायरस का जो वैक्सीन बनाया है उसका डोज दिया। और इसमें सच्चाई की पुष्टि भी नहीं की जा सकती, सच में दिया कि नहीं दिया, डजंट मैटर, वो सब अलग बात है, लेकिन लोगों को बताने के लिए तो उन्होंने ऐसा बोला कि 100% कारगर साबित है, ये जो हम लोगों ने स्पुतनिक 5 बनाया है वैक्सीन, ये 100% सही है, लोगों के ऊपर अच्छा असर करेगा। ठीक है, मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा बोल दिया था। तो ऐसा बोलने के बाद ही इन लोगों ने ये भी पुष्टि किया था, जब मीडिया वालों ने पूछा था कि क्या कोई देश आपसे ये वैक्सीन लेना चाहता है, तो स्पुतनिक जी ने कहा था, मीन्स की व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कहा था कि हाँ 20 देश ऐसे हैं जो हमसे पहले से ही डील कर चुके हैं कि हम आपसे वैक्सीन लेंगे, और उसमें उन्होंने भारत का भी नाम लिया था, जबकि इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि भारत रसिया से वैक्सीन लेने वाला है, क्योंकि भारत इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि उनको पारदर्शिता चाहिए, और जो पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है, वो रसिया के वैक्सीन में देखने को नहीं मिली। ठीक है, फिर उसके बाद कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला इंडिया से, तो इसका मतलब भारत तो रसिया से ले नहीं रहा है। अब दूसरे देशों के वैक्सीन के बारे में मैं बात करूं तो जैसे अमेरिका है, अमेरिकन वैक्सीन भी तैयार कर रहा है। तो अमेरिका जो वैक्सीन तैयार कर रहा है वो उसका नाम है मोडेर्ना वैक्सीन तैयार कर रहा है, जो लगभग इसका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज क्लियर हो गया है। थर्ड फेज जो है लगभग अक्टूबर तक क्लियर होगा। मतलब अमेरिका जो अपनी वैक्सीन बना रहा है मोडर्ना, वो लगभग अक्टूबर तक उसका थर्ड फेज क्लियर होगा, तब जाके उसके आगे की प्रोसेस शुरू हो सकती है। अब दूसरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी तैयारी की जा रही है, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले भी वैक्सीन बनाने की तैयार कर रही हैं। इसका भी बिल्कुल ऐसा ही है, फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया, सेकंड स्टेज क्लियर हो गया, थर्ड स्टेज यानी थर्ड फेज की तैयारी कर रहे हैं, इनका भी सक्सेसफुल हो जाएगा।
और चाइना भी जो है अपने वैक्सीन की तैयारी कर रहा है जिसका नाम है सिनोवैक्सीन। चाइना जो है सिनोवैक्सीन की तैयारी कर रहा है और ये इंडोनेशिया जैसे कंट्री जो है इनके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि थर्ड फेज, मान लो थर्ड फेज इन लोगों का क्लियर हो जाता है, अमेरिका के मॉडर्ना वैक्सीन का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्राजेनेका का, चाइना का जो सिनो वैक्सीन है इसका थर्ड फेज अगर क्लियर भी हो जाता है तो मान लो अक्टूबर तक टाइम जाएगा और मार्केट में आते आते इसको ये लास्ट एंड ये जो ईयर है मतलब दिसंबर तक समझ लो ये वैक्सीन मार्केट में आएगा। मतलब दिसंबर से पहले तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका कोई वैक्सीन मिलेगा, और क्योंकि रसिया के पास जो वैक्सीन है उसकी कोई पारदर्शिता दिख नहीं रही है, इसीलिए उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए, इनकी आलोचना भी की गई। तो यहां से आप देख सकते हो कि किस तरह से जो वैक्सीन है पूरा जो विकसित देश है जिनके पास टेक्नोलॉजिकल अच्छा विकास हुआ है वो सारे देश अच्छे से अपने वैक्सीन को तैयारी करने में लगे हैं। भारत भी अपने वैक्सीन को तैयारी करने में लगा है, भले ही धीरे धीरे लेकिन लगा हुआ है अच्छे से, और 100% रिजल्ट के साथ भारत अपने वैक्सीन को देगा। अगर उससे पहले कोई देश पारदर्शिता के साथ वैक्सीन तैयार कर लेता है तो हो सकता है भारत उसके साथ डील करके अपने कंट्री में वैक्सीन मंगाए। लेकिन यहाँ पे दो चीजें आती है, जैसे इंडोनेशिया की मैं बात करूं, ये इतना ज्यादा विकसित देश नहीं है, थोड़ा गरीब देश है, तो ये क्या है दूसरे देशों पर आश्रित रहेगा। अब ज्यादा टेक्नोलॉजिकल से रूप से विकास नहीं है तो अपने देश का तो खुद से वैक्सीन करेगा नहीं। अब जैसे कोई भी देश है तो जैसे दूसरे बड़े बड़े देश हैं उन लोगों ने क्या किया, ऑलरेडी दूसरे देशों को अपना बोल दिया है, पहले से ही डील कर लिया है कि अगर आपके यहाँ वैक्सीन तैयार होगी तो ऑलरेडी पेमेंट करके बोल दिया है कि हमारे यहाँ इतनी वैक्सीन आ जानी चाहिए या इतनी मात्रा में हमको वैक्सीन चाहिए। तो जो अमीर देश है वो तो कर लिए, लेकिन जो गरीब देश है वो नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब जो गरीब देश है वहां के लोगों को बहुत लास्ट में वैक्सीन मिलेगा या बहुत देर से वैक्सीन मिलेगा, तो यहाँ पर गरीब देशों को काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जैसे ही वैक्सीन आएगा वैसे ही उसकी अपडेटेड वर्जन लोग बनाने की तैयारी करने लगेंगे, लोग उसके और ज्यादा उसका डेवलपमेंट करेंगे और ज्यादा विकास करेंगे। जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूं, पहले पूरे घर जितना कंप्यूटर होता था, फिर छोटा हुआ, फिर ऐसे करते करते पॉम टॉप आ गया। उसी तरीके से वैक्सीन का भी अपडेटेड वर्जन होता है, धीरे धीरे अपडेट किया जाता है। फिर उसकी कैटेगरी भी अलग अलग होती है कि किसी को बहुत ज्यादा हाई पावर का कोरोना हो गया है तो उसको कौन सा वैक्सीन देना है, किसी को सिर्फ स्टार्टिंग लेवल है उसको कैसा वैक्सीन देना है, तो उसके हिसाब से उसकी कैटेगरी भी डिवाइड कर दी जाती है। ये सब एक बिजनेस का भी स्ट्रेटेजी होता है, आप समझ सकते हैं। और बाद में उसके बाद जब इसका विकास पूरी तरीके से हो जाता है तब दवा का विकास किया जाता है, ताकि अगर लोगों को रोग हो चुका है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उनको दवा दिया जाता है, ड्रग्स दिया जाता है। मार्केटिंग सिस्टम क्या कहता है, मार्केटिंग सिस्टम ये है कि जहां का मार्केटिंग सिस्टम अच्छा होगा वहां पर कोरोना जल्दी से जल्दी त्वरित पहुंचेगा, लेकिन जहां का मार्केटिंग सिस्टम जिस कंट्री का थोड़ा लो होगा वहां के लोगों तक थोड़ा देर से कोरोना वैक्सीन पहुंचेगा जरूर, थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि इस साल के एंड तक कोरोना का वैक्सीन आने की तैयारी रहेगी, तो समझ लो कि आप लोग तक पहुंचने में शायद और भी ज्यादा टाइम जा सकता है। और जैसा कि सीरम इंस्टीट्यूट है ये लगातार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार है, बस इसको ये है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है या कोई साइंटिस्ट अगर इसकी तैयारी कर लेता है वैक्सीन बनाने की, तो सीरम इंस्टीट्यूट एकदम तैयार है, वो बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा उतना ही जल्दी लोगों तक पहुंचेगा। सबसे बड़ी चीज है मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग तुरंत और त्वरित होना चाहिए, हाई लेवल पर होना चाहिए, जिससे लोगों तक आसानी से वैक्सीन पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं कि वैक्सीन से संबंधित जो भी जानकारी है आप लोगों को समझ में आई होगी। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या रसिया ने जो वैक्सीन बनाया है वो हम लोगों के लिए सही है या नहीं। क्या भारत आत्मनिर्भरता के मामले में इस क्षेत्र में आगे जाने के लायक है? आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए, मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए भारत अपना वैक्सीन तैयार कर पाएगा या किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहेगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।